हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको पाठशाला यूजीसी नेट जेआरएफ। मैं पूजा चौधरी आपके लिए लाई हूँ फिर से एक नई वीडियो जिसमें हम सॉल्व करेंगे ईएमआरएस पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर जो 22 मार्च 2026 को हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 40 क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, इन दी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में दो स्टेटमेंट आपके सामने दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इसके अकॉर्डिंग परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, कोई किसी भी प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होते हैं उसके एमसी के बराबर होते हैं। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइसेस मार्जिनल कॉस्ट के उसके बराबर होते हैं, यानी कि उसको बनाने में जितना कॉस्ट आया है, ठीक है, एक एडिशनल वर्कर को लगाने पर जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, कॉस्ट बढ़ती है, उसी के बराबर जो है प्राइस होते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, फर्म ऑलवेज ऑपरेट एट मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ऑलवेज। ठीक है, हम जब पढ़ते हैं हमने देखा है कि जो प्राइस होता है वो ओ एक्स के पैरेलल होता है, यही हमारा डिमांड कर्व होता है, यही ए आर कर्व होता है, यही एम आर कर्व होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि फर्म जो होती है, अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में फर्म 3 कंडीशन में होती है, लॉस में भी होती है, ठीक है, प्रॉफिट में भी होती है, और वो एबनॉर्मल प्रॉफिट में भी होती है। एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी 3 कंडीशन में होती है, और ये किससे डिटरमाइन होता है, उसके एसी कॉस्ट से होता है। एसी कॉस्ट जब इसके ऊपर होगा तो लॉस में होगी, एसी कॉस्ट जब प्राइसेस को टच करेगा तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, प्रॉफिट में होगा। जब एसी कर्व से नीचे होता है तो वो प्रॉफिट में होती है। तो यहाँ पर एक तो इस क्वेश्चन का नेचर ये है कि यहाँ पर आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें ये जो स्टेटमेंट पूछे हैं वो शॉर्ट रन के कंटेक्स्ट में पूछे हैं या फिर लॉन्ग रन के। ठीक है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम ओवरऑल दोनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, इसका हम देखें तो शॉर्ट एंड लॉन्ग रन में, ठीक है, जो प्राइसेस जो है वो एमसी के बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, फर्म ऑलवेज ऑपरेट्स एट मिनिमम ऑफ एसी, तो ये वाला अगर हम देखें तो ये लॉन्ग रन के लिए ठीक रहेगा। लॉन्ग रन में हमेशा जो फर्म होती है वो मिनिमम एसी पर काम करती है। लेकिन अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, ठीक है, शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में ये कभी भी मिनिमम लेवल पर नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन फर्म क्योंकि लॉस में भी होती है तो एसी कर्व ऊपर होगा, ठीक है, और प्रॉफिट में होता है तो वो नीचे भी होगा। तो यहाँ पर ये शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में तो ठीक है लेकिन शॉर्ट रन में ये चीज़ लागू नहीं होगी, और यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि ये हमें शॉर्ट रन के कंटेक्स्ट में बताना है या लॉन्ग रन के, तो हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट होगा ये लॉन्ग रन के लिए तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट रन में ये फेल हो जाएगा, तो इसलिए ये ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला ये गलत होगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा ए सही है और बी गलत है। तो ए इज़ करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका स्टैटिक्स का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर आप स्क्यूनेस का जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। स्क्यूनेस का मतलब होता है एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ठीक है, तो स्क्यूनेस जो होता है ये किसी कर्व के शेप को शो करती है। कोई कर्व है, ठीक है, आपके सामने, उसकी शेप क्या है उसके बारे में स्क्यूनेस आपको बताएगा। स्क्यूनेस जो होता है ये 2 तरह का होता है, ठीक है, पहला होता है नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, और दूसरा जो होता है वो होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, यहाँ पर जब हम देखें तो ये कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा, और यहाँ पर जब हम देखें तो ये कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मीन मीडियन मोड की जब हम बात करें
तो मोड सबसे बड़ा होता है, मीडियन उससे छोटा होता है और मीन सबसे छोटा होता है। लेकिन जब पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर मीन सबसे बड़ा होता है, मीन उससे छोटा होता है और मोड सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है कि क्या सही है। तो नेगेटिवली स्क्यूनेस की जब हम बात करेंगे तो मोड सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मीन होगा। ठीक है, तो मोड, मीडियन, मीन, तो पहला वाला आंसर मिल गया। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ये गलत है। ठीक है, मीन सबसे बड़ा नहीं होगा, इसमें मीडियन नहीं होगा, मोड ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मीन आना चाहिए, सॉरी मीडियन आना चाहिए, ये बाद में जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन द केस ऑफ AC एंड MC। ठीक है, AC और MC के संदर्भ में आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए हैं, ऑप्शन स्टेटमेंट A एंड B, और पूछा है कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम एक कर्व बना लेते हैं जिसमें AC और MC कर्व को बनाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि AC जो कर्व होता है वो U शेप में होता है AC, और जो MC होता है वो AC के मिनिमम पॉइंट से उसको काटता है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, इफ़ MC इज लेस देन AC, यानी कि MC कर्व छोटा है किससे, AC कर्व से, यानी कि ये कहाँ आएगा, ये जो है इस पॉइंट के इधर साइड में आएगा। इधर साइड में मतलब ये कर्व जो है AC है और ये कर्व आपका MC है, यानी कि AC कर्व बड़ा है, ऊंचा है MC कर्व से। देन तब क्या होगा, AC विल बी डिक्रीजिंग। इस कंडीशन में जब AC बड़ा है, ठीक है, या हम कहें MC छोटा है AC से, तो उस कंडीशन में AC क्या हो रहा है, AC डिक्रीजिंग, AC विल बी डिक्रीजिंग, मतलब AC घट रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे और पढ़ते हैं, इफ़ MC इज मोर देन AC, यानी कि ये पूछा है ऐसी कंडीशन जहाँ पर MC बड़ा हो किससे, AC से, तो ये कब होगा, इस पॉइंट के बाद होगा। इस तरफ ये बड़ा है, ये ऊपर की तरफ है MC और ये नीचे की तरफ है AC, तो यहाँ पर क्या होगा, MC बड़ा होगा, MC बड़ा होगा AC से, MC बड़ा होगा AC से, तब AC विल बी इंक्रीजिंग। इस कंडीशन में AC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, इसके दोनों जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं B वाला, इफ़ AC इज डिक्रीजिंग। अब जब AC गिर रहा होता है, गिर कहाँ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ इसके बाद कांस्टेंट है, फिर ये बढ़ रहा है, तो ये वाली जो लाइन है, इस कंडीशन में MC विल आल्सो बी डिक्रीजिंग। जब ये फॉल कर रहा है तो MC भी गिर रहा है। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट नहीं है। ये ध्यान से देखिए, AC जब गिर रहा है अपने मिनिमम पॉइंट तक, MC की जब हम बात करें, ये गिर रहा है, इसका मिनिमम पॉइंट आया कांस्टेंट, और वहाँ से ये बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ कह रहा है कि जब AC गिर रहा है तो MC भी गिर रहा है, ये स्टेटमेंट पूरा नहीं है। ये गिर रहा है, देन उसके बाद कांस्टेंट है, ठीक है, देन उसके बाद में ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तीनों ही कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक ही कंडीशन को दिया है, तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है यहाँ तक ये फुलफिल नहीं होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ लेते हैं, मैंने इसी, जब ये गलत हो जाएगा तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A सही होगा, B गलत होगा, तो ओनली A इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड कर्व ऑफ अ कंज्यूमर कैन बी डिराइव्ड यूजिंग। निम्न में से किस कर्व से हम डिमांड कर्व निकालते हैं। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व वो होता है जो प्राइस और डिमांड के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। रिलेशनशिप मतलब कैसा रिलेशन है, इनमें नेगेटिव रिलेशन। रिलेशन मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल करेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो इनकम कंजप्शन कर्व नो, क्योंकि ये इनकम और कंजप्शन के बीच के रिलेशनशिप को दिखा रहा है, जबकि हमें क्या देखना है, प्राइस और डिमांड के बीच में। एंजल कर्व नो, ये इनकम और फूड इलास्टिसिटी जो होती है, फूड डिमांड होती है उसके रिलेशनशिप को शो करता है। लॉरेंज कर्व ये इनकम इनइक्वालिटी को शो करता है। ठीक है, तो इसका कंजप्शन डिमांड कर्व से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो है फोर्थ ऑप्शन, प्राइस एंड कंजप्शन कर्व, ये वो कर्व होता है जो प्राइस और कंजप्शन के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। कंजप्शन का मतलब ही क्या होता है, कंजप्शन का मतलब ही डिमांड होता है। दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप शो करने वाला है वो प्राइस कंजप्शन कर्व है, और उसी से हम डिमांड कर्व निकालते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन होल्ड ट्रू फॉर एनी सेट ऑफ अनइक्वल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसमें पूछा है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो पहले हम समझेंगे, जैसे कोई भी सेट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने मैंने दो नंबर दे दी 4 और 9। इनमें से जब हम इस सीरीज़ का, इस सेट का जब हम AM निकालेंगे, ठीक है, बना लेती हूँ मैं, AM निकालें, फिर उसके बाद GM निकालें, देन उसके बाद उसका HM निकालें, तो उनकी जो वैल्यू आएगी उसमें कैसा रिलेशनशिप है AM, GM और HM में, कौन बड़ा कौन छोटा हुआ। तो इसको एक बार हम न्यूमेरिकल से एक बार निकाल कर देखते हैं, देन उसके बाद में इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप को देखेंगे। ठीक है, तो इसका निकालो AM, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा इसका आएगा 6.6। ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा 6.67। GM निकालेंगे तो GM जो निकाला जाता है स्क्वायर 4 इंटू 9 अंडर रूट स्क्वायर 4 9 जा 36, तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। इसका हम निकालेंगे 2 इंटू 4 इंटू 9 अपॉन 4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 9 जा 72 अपॉन 13। तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो 12, 1 मिनट, इसका जब हम करेंगे तो इसका 5 पॉइंट करके कुछ आएगा। ठीक है, 5 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, AM की, फिर उसके बाद किसकी है, GM की, देन उसके बाद में सबसे छोटी है HM की। तो ऊपर देखिए ऑप्शन में क्या इस तरह का कोई रिलेशनशिप है, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। ठीक है, आ गया पहला, इसका आंसर ही आ गया। HM सबसे बड़ा हुआ, नहीं AM होगा, AM ये उल्टा है, HM इधर आएगा, GM इधर आएगा, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A सही होगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ES 1.5। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट वुड बी द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है उसके बारे में दिया है। ठीक है, तो इसका ES की जो वैल्यू है वो है 1.5, और प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हुआ है, ठीक है, प्राइस में जो परसेंटेज जो चेंज हुआ है परसेंटेज में वो है 10%। ठीक है, और इसमें पूछा है सप्लाई में कितना, क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, क्वांटिटी में कितने परसेंटेज चेंज होगा, तो वो हमें निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये परसेंटेज में आएगा, ये परसेंटेज में होगा अपॉन, सॉरी ये गलत हो गया, प्राइस नीचे आएगा, प्राइस नीचे आएगा। ES इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज, या प्राइस में जो चेंज होगा वो, प्राइस नहीं, ये सप्लाई ऊपर आएगा, प्राइस नीचे आएगा। तो इसका जो आएगा ES की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ES का कितना है 1.5 इज इक्वल टू डेल्टा S परसेंटेज जो होगा वो निकालना है। P कितना है 10%। ठीक है, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो 1.5 इंटू 10 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, तो ये हो जाएगा 15%। ठीक है, सप्लाई में जो चेंज होगा वो 15% से होगा। अब इसमें पूछा है कि प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है 10% से, और प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है, जब प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है 10% से। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है सप्लाई भी इंक्रीज होगी, तो ये जो नंबर शो करेगा ये इंक्रीज वाला शो करेगा। ठीक है, तो यानी प्राइस में 10% इंक्रीज होगा तो जो सप्लाई है वो उसमें भी 15% का इंक्रीज होगा। तो इसमें देखिए 50% इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। 50% डिक्रीज, नो, ये भी गलत है, इसका ये भी गलत है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द लॉस मेकिंग फर्म शट डाउन पॉइंट विल अकर्स एट। इन लॉस मेकिंग कोई फर्म लॉस में है तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन रहती है। ठीक है, तो पहला है टोटल लॉसेस ऑफ द फर्म इज इक्वल टू TFC। यस, यानी कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्च कर रहा है वो उसके लॉस के बराबर है। एक तो ये शट डाउन पॉइंट होता है, वहाँ पर वो इसको जो है अपने
इंडस्ट्री को, प्लांट को बंद कर सकता है। तो ये एक शट डाउन पॉइंट होता है। और दूसरा, जब हमारा प्राइसेस जो है वो एवीसी के बराबर हो जाए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी इतना प्राइस जो हमारे सिर्फ एवीसी को ही कवर कर रहा है, तो वो भी एक शट डाउन पॉइंट होता है। ठीक है, शट डाउन पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो प्रोड्यूसर है उसके चॉइस के ऊपर है कि वो अब प्रोडक्शन को जारी भी रख सकता है और प्रोडक्शन को बंद भी कर सकता है। लेकिन इसकी जगह एक और चीज़ आती है, वो है जोन, शट डाउन जोन। ठीक है, शट डाउन जोन में क्या होता है कि उसको बंद करना ही पड़ता है अपना, क्योंकि वो लॉस में ही होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो दोनों उसके सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। जो केसीसी कार्ड है, ठीक है, इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि केसीसी की अभी जो बजट आया है उसमें लिमिट कम थी, पहले 2 या 3 लाख थी, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। तो जो वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि केसीसी की जो लिमिट है वो कितनी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ जीएसटी ऑन टीवी सेट इज रिड्यूस्ड, यानी कि टीवी के ऊपर जो लगाए जाने वाला जीएसटी अगर उसको कम कर दिया जाए, तो द सप्लाई कर्व ऑफ टीवी सेट विल बी। ठीक है, जब टीवी के ऊपर से जीएसटी कम हो जाएगा, जीएसटी के कम होने का मतलब है कि उसके ऊपर जो कॉस्ट होगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि इसकी सप्लाई पर जो इफेक्ट हम देखेंगे तो सप्लाई इसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इंक्रीज होगी तो इसका जो सप्लाई कर्व होगा वो किधर साइड में शिफ्ट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है प्राइस है, यहाँ टीवी है, तो इसका कुछ सप्लाई कर्व है। ठीक है, ऐसे करके, तो जब जीएसटी कम हो जाएगा तो ये सप्लाई कर्व जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो शिफ्ट आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, इंक्रीज होगा। तो शिफ्ट आउटवर्ड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है रेपो रेट के बारे में। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई जो है वो बैंकों को, ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको लोन देती हैं, और ये लोन होता है आपका शॉर्ट रन का। ठीक है, ये रेपो रेट होता है। लेकिन इसका जो उल्टा होता है, जब बैंक आरबीआई को लोन देती हैं तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पूछा है आपको रेपो रेट मतलब जब आरबीआई देता है बैंकों को लोन और शॉर्ट रन के लिए दे, तो वो आपका रेपो रेट होता है। तो ऑप्शन इसके हम पढ़ते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक गेट्स फ्रॉम आरबीआई ऑन देयर कैश रिजर्व रेशियो विद आरबीआई। नो, ये गलत है, कैश रिजर्व रेशियो की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आरबीआई चार्जेस फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, यहाँ तक ठीक है, ऑन लॉन्ग रन लोन्स, ये गलत है, लॉन्ग रन नहीं होगा, ये शॉर्ट रन होगा, शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, ये ठीक है क्योंकि इसमें आरबीआई इनको शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिवेंचर, नो, ये गलत होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इंक्रीजेज देयर विल बी मूवमेंट और शिफ्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो यहाँ पर जो है पूछा है कि प्राइस रिलेटेड जो प्राइस है, मान लो कोई प्रोडक्ट है एक्स, उसका प्राइस होगा पी एक्स, और उसका रिलेटेड कमोडिटी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड है वाई, और उसका जो प्राइस होगा पी वाई। तो इसमें पूछा है कि कोई रिलेटेड जो कमोडिटी है, जैसे कि इसका हम सब्स्टिट्यूट देखें तो ये वाला है पी वाई। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेती हूँ, टेढ़ा जा रहा है, अब ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि जो रिलेटेड जो प्राइस होता है, जो पी वाई होगा, अगर इसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, कर्व शिफ्ट होगा या मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो शिफ्ट करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन होते हैं वो इसी के अंडर में आ जाते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है कि जब कोई कर्व जो है अपने ही हुई कर्व पर ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट करे, और शिफ्ट का मतलब होता है कोई कर्व है वो अपनी मेन पोजीशन से हट करके कोई नई पोजीशन में चली जाए। ठीक है, ये होता है शिफ्ट और ये होता है मूवमेंट। तो यहाँ पर जब कोई रिलेटेड कमोडिटी का प्राइसेस बढ़ेगा या घटेगा तो उससे जो कर्व होगा, डिमांड कर्व का, वो शिफ्ट करेगा। शिफ्ट मतलब अपनी मेन पोजीशन से बिल्कुल हट जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12,
When gross investment falls to zero, which of the following prevent country's national income from falling to zero? ये क्वेश्चन पहले भी किसी कॉम्पिटिटिव में आया, मुझे याद नहीं है ये MP सेट में था या फिर UGC नेट JRF जो दिसंबर वाला था, ठीक है, उसमें से किसी एक में ये क्वेश्चन आया है और इसमें भी ये रिपीट हुआ है। वहाँ भी पूछा था कि जब इन्वेस्टमेंट, मान लो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाता है, तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसकी वजह से हमारी जो इनकम है वो पॉजिटिव रहती है? तो इसका जो आंसर होगा सेविंग, नो, मल्टीप्लाई, कंजप्शन। कंजप्शन मतलब जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तब भी हम कुछ ना कुछ खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड रहती है। उस डिमांड की वजह से कुछ ना कुछ जो है इकोनॉमी में प्रोडक्शन रहता है, और प्रोडक्शन होगा तो लोगों को कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, और इनकम जो है फिर वो हमेशा मतलब पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव मतलब कुछ ना कुछ इनकम होती है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो कंजप्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाई पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इंडिकेट्स दैट दीज टू कमोडिटीज आर। हाई पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जो चेक किया जाता है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स में किया जाता है, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, ये है सब्स्टिट्यूट गुड। तो जितना ये पॉजिटिव होगा, हाई होगा, उनके बीच में वो जो प्रोडक्ट होंगे, दोनों कमोडिटी होंगे, वो सब्स्टिट्यूट होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपके सामने कुछ एक इंडेक्स दिया है, ठीक है, इंडेक्स दिया है और पूछा है कि ये कौन सा इंडेक्स है? क्वांटिटी लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स, पार्शियल प्राइस इंडेक्स, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स, पार्शियल क्वांटिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि इसका जो ये जो क्वांटिटी है ये किस ईयर का है? ये वाला, ये है आपका बेस ईयर क्वांटिटी। तो ऐसा इंडेक्स जो बेस ईयर की क्वांटिटी पर बेस्ड होता है वो कहलाता है आपका लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। पार्शियल प्राइस इंडेक्स नहीं होगा, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नहीं होगा। पार्शियल क्वांटिटी जो इंडेक्स होता है वो करंट ईयर जो क्वांटिटी होती है यानी Q1 पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 होता है। तो इसका ये होगा। तो लेकिन यहाँ पर ये बेस ईयर की क्वांटिटी पर ये पूरा इंडेक्स बनाया हुआ है, तो ये आपका लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासेस इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस क्या होती हैं? कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल इंक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वेरी स्मॉल, लेस देन 10, नो। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑल इंक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, यानी इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि जब स्टैटिक्स का क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है, तो इसको भी हम करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने भी क्लास में पढ़ाया है, इसके बारे में फॉर्मूला भी लिखवाया है। सपोज फॉर 2 वेरिएबल्स x एंड y, द कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, सिग्मा y, ये वैल्यू दी हुई है और हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, यानी कि r की वैल्यू निकालनी है। r की जो फॉर्मूला होता है वो कोवेरिएंस x एंड y, ठीक है, अपॉन x का स्टैंडर्ड डेविएशन, x का स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई y का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके सामने यहाँ वैल्यू दी हुई है, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा x, इनकी वैल्यू है। तो कोवेरिएंस ऑफ x एंड y की वैल्यू है, ये दिया है इसका 1.2, ठीक है, 1.2, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सिग्मा x दिया है 10 और सिग्मा y दिया है 12। तो सिग्मा x की वैल्यू है 10 और सिग्मा y की वैल्यू है 12। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.2 अपॉन 10 इंटू 12, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 120, तो पॉइंट जब हटेगा तो 1 मिनट
एक मिनट, इसको फिर से करते हैं, ठीक है। इसको इसको यहीं से करते हैं, इसको डिलीट यहाँ से। तो ये होगा तो पॉइंट एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 12 से हम काटेंगे इसको, क्या कर रहे हैं 1, ठीक है। इसको हम काटेंगे 12 से तो 1 0, तो ये हो जाएगा 1/100। तो 100 का जब जाएगा यहाँ, फिर एक और 0 यहाँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.01 आएगा, ठीक। तो ये हम चेक करेंगे 0.1 0.01 मिल गया आंसर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। और इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए और पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। इसको सबसे पहले आरबीआई यूज़ करता है। क्यों करता है? इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए या मनी सप्लाई लिमिट से कम हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए, एक लिमिट में लाने के लिए सरकार आरबीआई क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है। कैसे? मान लो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है और मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं और प्राइसेस बढ़ने से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, इसको रोकने के लिए अगर वो ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज़ करते तो वो क्या करेगी, जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बॉन्ड को लोगों को सेल करेगी, इकोनॉमी में उसको बेचेगी। और बेचने से क्या होगा, जब बॉन्ड लोगों के पास जाएंगे और लोगों से जो पैसा है, लिक्विडिटी है, वो आरबीआई के पास आएगा, यानी कि इकोनॉमी से वो पैसे को क्या करेंगे, वो वापस उसको खींचेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, मुद्रा की मात्रा है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और उसको अपनी इच्छा अनुसार लिमिट में ला सकते हैं। तो आप बॉन्ड, तो इस कंडीशन में सरकार जो ओपन मार्केट आरबीआई जो है इसका यूज़ करती है। तो एक बार हम चारों ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इक्विटीज बाय कॉमर्शियल बैंक। नो, कॉमर्शियल बैंक नहीं करते, कौन करता है, आरबीआई। रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई। यस, ये सही है। रेफर्स टू बाइंग सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड बाय कॉमर्शियल बैंक। नो। रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स बाय द गवर्नमेंट। नो, इसको कौन करता है, आरबीआई करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो वही है जो मैंने बताया था। इसको इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इसको यूज़ करती है, ठीक है। तो रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंडिफरेंस कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन टचिंग बोथ एक्सिस इट एग्जिबिट्स। इसको बनाएंगे, ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक चीज़, जब ये जो लाइन होती है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की, जब ये स्ट्रेट होती है बिल्कुल, तो वो शो करता है सब्स्टिट्यूट गुड को, सब्स्टिट्यूट गुड को, कमोडिटीज़ को, ठीक है। और इसका जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, ठीक है, क्योंकि इसको जब मेजरमेंट करेंगे दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, जब दोनों इक्वल होते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आती है। तो इसका जो एमआरएस होगा वो 1 होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 हो, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत देख लेते हैं, बहुत बाकी जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। बोथ द कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये ठीक है, एंड एमआरएस डैमरिशिंग, नो, इज इक्वल टू 1। बोथ द कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, एंड एमआरएस 0, नो। IS कैन नॉट टच एनी एक्सिस वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट ऑफ बीओपी। तो एक्सटर्नल जो कॉमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं, यानी कि किसी देश का दूसरे देशों के साथ में जो लेन देन होता है, ठीक है, जो कि कॉमर्शियल या ट्रेड से रिलेटेड हो, तो उसको हम क्या, किस अकाउंट में, बीओपी में शामिल होगा। करेंट अकाउंट, नो। कैपिटल अकाउंट, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। रिकरिंग अकाउंट, मिसकेलेनियस अकाउंट, ये नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मैच्ड बाय इक्वल डिक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रांसफर आउटपुट विल, क्या होगा। ये जो क्वेश्चन दिया है ये सबसे पहले हमें समझना है, ये बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर से लिया है, बैलेंस्ड बजट
मल्टीप्लायर यहाँ से लिया है, ठीक है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर जो होता है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, ठीक है, शॉर्ट में कर दिया, प्लस टैक्स मल्टीप्लायर। जब इन दोनों का हम एडिशन करते हैं इसकी जो वैल्यू आती है वो 1 के बराबर आती है, ठीक है। और इसके अलावा जब हम गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है उसको जब हम इंक्रीज़ करते हैं और उसी सेम अमाउंट से हम टैक्सेस को भी बढ़ाते हैं, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसका इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब है कि इसका इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारी जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर ये पूछा है कि व्हेन एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मैच्ड बाय, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में हम कुछ इंक्रीज कर रहे हैं और वो बराबर है डिक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रांसफर मतलब उसको कम करेंगे, कम का मतलब ये टैक्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसको कम करेंगे, तो यानी इक्वल अमाउंट में एक को बढ़ाएंगे एक को घटाएंगे, तो इससे इकोनॉमी में आउटपुट पर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसको जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। ये बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहाँ पर हमने EMRS PGT इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है तो आज हम सिर्फ 20 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के इसकी जो 20 क्वेश्चन है उसका हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वो लेकर आएंगे, ठीक है।